हो क्या रहा है? वो चिल्ला पड़ी, इतनी जोर से चिल्लाई कि सब उठ गए। अपनी बेटी को तीसरी बार नीचे अपने आप को फेंकते हुए देख रही थी। स्वागत है आपका फिर से एक बार द द डायरीज के एक और एपिसोड में, मेरे यानी अहमद फराज के साथ। आज की कहानी जो हम लेके आए हैं ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमें भेजी है हमारी एक सब्सक्राइबर, हमारी एक व्यूअर ने। क्या किसी की जलन, किसी का हसद, किसी की ईर्ष्या इतनी ज्यादा हो सकती है कि वो किसी और पर एक ऐसा काला जादू या एक ऐसी तंत्र विद्या कराए कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? क्या हम इंसान इतनी भद्दी हरकत करने के काबिल हैं कि हम किसी की जिंदगी सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दें कि हमें उससे जलन है? इसका शॉर्ट आंसर है हाँ। कभी कभी इंसान अपनी जलन में आकर, उससे गुस्सा होकर, अपनी ईगो में आकर ऐसी हरकतें कर बैठता है कि उसको खुद नहीं पता होता कि जिस पर वो हरकत कर रहा है उसकी और खुद की जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो सकती है। ये कहानी है सूरत, गुजरात से और साल है 2013। ये कहानी है शैलजा की और ये एक सच्ची कहानी है। शैलजा, जो अभी सिर्फ 25 साल की है और 8 महीने प्रेग्नेंट है। शैलजा का हाल ही में सीमंत संस्कार और खोलो भरवो हुआ है, जो कि गुजराती ट्रेडिशन के हिसाब से गोद भराई की रस्म होती है। गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली, बहुत ही सुकून से गुजर गई। शैलजा इस वक्त अपनी मदर के घर सूरत आई हुई है, लेकिन इस वक्त भी उसको अपने कमरे में अकेले रहना ही पसंद है। शैलजा का हस्बैंड विराज अहमदाबाद में रहता है, जहां ये दोनों अपना एक स्टार्टअप चलाते हैं और विराज अभी अहमदाबाद में ही है, ये अपने मदर के घर रह रही है। आइडिया ये था कि मदर के घर ही प्रेगनेंसी पूरी होगी, यहीं पर डिलीवरी होगी और विराज वहां से यहाँ ट्रैवल करेगा। और क्योंकि शैलजा कॉलेज टाइम से ही हॉस्टल में, पीजी में अकेली रही है, तो इसलिए उसको अपने कमरे की प्राइवेसी बहुत पसंद है। शैलजा की रातें अब थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। प्रेगनेंसी 8 मंथ हो चुकी है, तो ऑब्वियसली एक नेचुरल डिस्कंफर्ट रहता है। लेकिन शैलजा का डिस्कंफर्ट शायद नेचुरल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा ज्यादा है। जब से उसकी गोद भराई की रस्म हुई है, तब से शैलजा को एक अजीब सी एंजाइटी अंदर ही अंदर खाई जा रही है, जैसे कुछ और है अपार्ट फ्रॉम जस्ट प्रेगनेंसी जो उसको अंदर काट रहा है। कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन है कि कुछ तो गलत है या कुछ गलत होने वाला है। जब से उसकी गोद भराई की रस्म हुई है, तब से उसको रातों में अजीब से सपने आने लगे। 3 रातें लगातार वो अजीब सा सपना देखकर एकदम डर के उठी है, जो कि बहुत अनलाइकली है। उसकी प्रेगनेंसी में इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। ना तो उसको कभी इतनी एंजाइटी रही, ना उसको कभी प्रॉब्लम हुई किसी भी तरीके की पूरे 8 महीने में। तो अचानक ये प्रॉब्लम होना थोड़ा सा शंका तो मन में डाल ही गया है। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि शैलजा बिल्कुल डर गई। वो थी 4थी रात गोद भराई के बाद। वो अपने कमरे में रोज की तरह अकेले सो रही थी। हालांकि माँ ने बहुत समझाया था कि कोई ना कोई, किसी ना किसी को उसके साथ सोना चाहिए, पर उसने मना कर दिया था और बोला था कि अगर जरूरत होगी तो वो आवाज दे लेगी या फोन कर देगी या कुछ भी कर देगी और बुला लेगी। शैलजा को आदत थी हल्की सी लाइट वॉशरूम की जला के सोने की। वो बिल्कुल अंधेरे में भी नहीं सो सकती थी और बिल्कुल लाइट में भी नहीं सो सकती थी, इसलिए वॉशरूम की लाइट खोल के, हल्का सा दरवाजा खोल के वो सोया करती थी कि एटलीस्ट बीच में आंख खुले तो उसको पता हो कौन सी चीज कहां पर है। उस रात भी उसको एक भयानक सा सपना आया था और सपना आने के बाद अचानक से उसकी आंख खुल गई थी। जब आंख खुली तो एकदम पसीने में तर थी, उसका सांस फूल रहा था और बहुत घबराई हुई थी। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसको सपना आया था, इसलिए भी कि जब उसकी आंख खुली तो उसके कमरे में बिल्कुल गुप अंधेरा था।
अंधेरा ऐसा कि उसको अपना हाथ, अपनी साइड टेबल, अपना बेड कुछ नहीं दिख रहा था। उसको याद है कि रोज की तरह वो वॉशरूम की लाइट जला के सोई थी, लेकिन इस वक्त सारी लाइट्स बंद थी। उसने मोबाइल ढूंढने के लिए हाथ पैर इधर उधर मारे, टटोला थोड़ा सा, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन फिर एक आवाज आई। आवाज नहीं थी वो, कुछ और था। कुछ और क्या? जैसे कोई सांस ले रहा हो, बिल्कुल उसके बगल में, इतने करीब से कि जैसे उसके बिल्कुल कोई पीछे है, और सांस भी बिल्कुल उसके पास ले रहा है। जैसे उसको ये आवाज आई वो एकदम पीछे मुड़ी, लेकिन अंधेरे में उसको कुछ नजर नहीं आया। उसने चारों तरफ हाथ पैर अपने चलाए, ये देखने के लिए शायद कुछ है, कोई है, लेकिन कुछ नहीं था। हम लोगों की इंस्टिंक्ट होती है बचपन से कि अगर कोई भी चीज हमें डरा रही है या कोई भी ऐसी अननोन चीज हमारे आसपास आती है तो सबसे पहले मुंह से मां का नाम निकलता है। उसने भी वही किया। उसने एक हल्की सी आवाज में अपनी मां को आवाज दी, मम्मा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मुंह से सबसे पहला अल्फाज यही निकला। लेकिन कोई आवाज नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया। वो सांस की आवाज अब थोड़ी और करीब आ गई थी और एक लंबी सांस ली गई थी, इस तरह की। अब वो डर रही थी। अब उसका पसीना और बढ़ गया था, उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई थी, और इस वक्त प्रेगनेंसी में जो अजीब से फीलिंग्स होती हैं वो और बढ़ गई थी, एनहांस हो गई थी। तो उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसने अपनी मां को फिर से आवाज दी, थोड़ा लाउड आवाज में, मम्मा। जब उसने लाउड आवाज लगाई तब भी उसको कोई जवाब नहीं आया। फिर एकदम से खामोशी हो गई पूरे कमरे में, बिल्कुल खामोश कमरा। वो अपनी आंखों से अपने सर से इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। उसको लग रहा था कि उसकी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी, थोड़ी देर में उसको कुछ नजर आने लगेगा, लेकिन उसको कुछ नजर नहीं आ रहा था कि अचानक उसके गर्दन पे किसी ने हाथ रखा, उसके बालों को जोर से खींचा और बेड पे थप करके लेटा दिया। वो एकदम बेड पे गिरी, उसका सर बेड के गद्दे पर गिरा और वो बड़ी घबरा गई। किसी ने उसका गला जैसे बहुत जोर से दबोच रखा था, और फिर उसको अपनी बेली पर एक हेवीनेस महसूस हुई, एक ऐसी हेवीनेस जैसे कोई उसके ऊपर बैठा हो, किसी ने उसके ऊपर बैठने की कोशिश करी हो, और वो उसका दर्द अजीब सा बढ़ता जा रहा था, और उसकी गर्दन इस तरीके से दबोची हुई थी जैसे किसी ने बहुत जोर से उसको गर्दन से पकड़कर नीचे लिटा रखा हो। वो अपना हाथ चलाना चाहती थी, अपने बेली पर रखना चाहती थी, जैसे एक माँ की इंस्टिंक्ट होती है अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन वो अपने हाथ मूव नहीं कर पा रही थी। वो पैर से कुछ करना चाहती थी, मारना चाहती थी कि जो भी कोई इनविजिबल फोर्स है उसको कुछ मार सके या हटा सके, लेकिन वो अपने पैर भी मूव नहीं कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्लीप पैरालिसिस उसको हो चुका है। बिल्कुल हाथ पैर उसके मूव करने बंद हो गए थे। वो सिर्फ आंखों को हल्के से हिला पा रही थी, लेकिन आवाज भी मुंह से नहीं निकल पा रही थी। वो इतनी घबरा गई कि उसको समझ नहीं आया क्या करे कि अचानक उसका बेली का बोझ कम हुआ, उसके गर्दन से वो जो ग्रिप थी वो हल्की हुई, और उसकी सांस उसने करके ली और एकदम वो उठी। लेकिन उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि जब उसने उठने की कोशिश करी तो उसके पैर लड़खड़ा गए और वो वहीं गिर गई। और एकदम से लाइट आ गई, हल्की सी लाइट जली। उस लाइट में उसने देखा कि उसका लोअर पूरा भीग चुका है। उसको रियलाइज हुआ कि उसका वाटर ब्रेक हो चुका है और शायद ब्लीडिंग भी हो रही है। वो उठ नहीं पा रही थी। वो क्रॉल करते करते दरवाजे की तरफ जा रही थी और ज़ारो कतार चिल्ला रही थी, माँ का नाम ले रही थी और रोए चले जा रही थी। उसकी माँ ने एकदम से दरवाजा खोला और माँ शैलजा को वहां देखकर उससे ज्यादा घबरा गई। उसकी बेटी वहां पड़ी हुई थी, रो रही थी और उसका वाटर ब्रेक हो चुका था, ब्लीडिंग हो रही थी। और उसने फटाफट शैलजा को अपनी गोद में लिया और चिल्ला के बोली, एम्बुलेंस बुलाओ। और शैलजा बस बेहोश होने वाली थी और बेहोश होते होते सिर्फ उसने बोला, मेरे बच्चे को बचा लेना माँ, मेरे बच्चे को बचा लेना, मेरा बच्चा।
ये कह के शैलजा बेहोश हो गई। उस रात के बाद से शैलजा की जिंदगी और उसके पेरेंट्स की जिंदगी किस तरीके से बदलने वाली है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। उस रात से पहले उस घर में बहुत खुशियां थीं। शैलजा की गोद भराई पर भी बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। शैलजा अभी कुछ टाइम पहले ही तो अपनी माँ के घर आई थी। वैसे वो अहमदाबाद में रहती थी अपने हस्बैंड विराज के साथ, जो एक फिनटेक स्टार्टअप दोनों चलाते थे। बहुत अच्छे से चल रहा था उनका स्टार्टअप, कई साल हो गए थे और दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट किया करते थे। फिर जब शैलजा प्रेग्नेंट हुई तो दोनों ने सोचा कि शैलजा इस बहाने कुछ ब्रेक भी ले लेगी और इतने विराज बिजनेस को थर्ड राउंड ऑफ फंडिंग के थ्रू स्टैब्लिश भी कर लेगा। और जब वो अपने घर सूरत आई, अपनी माँ के घर सूरत आई, तो उसको यकीन था कि क्योंकि वो घर की सबसे बड़ी बेटी है और उसका पहला बच्चा है तो उसको काफ़ी पैम्पर किया जाएगा। और हुआ भी। उसके पेरेंट्स रमेश भाई और मंजुला बहन दोनों ने उसको बिल्कुल सराखों पर रखा। हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो रही थी, हर खुशियां घर में आने वाली थी। रमेश भाई, मंजुला बहन गुजरात के बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में से थे। हालांकि गुजरात में यूजुअली बिजनेस एक तरह से नसों में होता है, तो इसी तरह से वही बिजनेस ऑक्यूमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी बेटी को ही पास ऑन किया था। वेल्थ की कोई कमी नहीं थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, और जब चाहे रमेश भाई पूरे सूरत में कुछ भी कहीं भी करवा सकते थे। लेकिन कभी कभी पैसा हर चीज के लिए इनफ नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले जहां पे खुशियां थी वहां पर एकदम से रोना धोना हो रहा था। शैलजा को एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जा चुके थे। शैलजा इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में थी। विराज को फोन कर दिया था, विराज और उसकी फैमिली भी वहां से आ गए थे। डॉक्टर्स इस वक्त शैलजा पर ऑपरेट कर रहे थे और विराज, मंजुला बहन, रमेश भाई और सारे लोग बाहर इंतजार कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि अभी तो सब हेल्दी था, सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है। विराज तो बिल्कुल ब्लैंक था कि बहुत दिन से तो उसने वो मिला भी नहीं था शैलजा से। उससे बात भी कम हो रही थी क्योंकि वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट में रहती थी, तो सोती ज्यादा थी। फिर अचानक ऐसा सब होना किसी को यकीन नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो उनकी आंखें देख के कहीं ना कहीं विराज के दिल में एक डर बैठ गया। डॉक्टर्स ने पहले तो रिपोर्ट्स मंगाई, सारी की सारी जो अभी तक हुई हैं, तो विराज ने फटाफट अपने मोबाइल में सर्च करके सारी रिपोर्ट्स उनको व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दी। लेकिन विराज उनका चेहरा और उनकी आंखें देख के समझ गया था कि शायद कुछ बुरी खबर हो सकती है। और वही हुआ। वो रात उस पूरी फैमिली के लिए उनकी जिंदगी की सबसे वर्स्ट रात बन गई थी। तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने सबसे पहले अल्फाज ही बोले, आई एम सॉरी, वी कुड नॉट सेव द बेबी। ये सुनकर जैसे विराज के और पूरी फैमिली के पैरों तले जमीन निकल गई थी, उनके पैरों में जान सी नहीं रही थी। सब वहीं बैठ गए और एक मातम सा छा गया पूरी फैमिली में। एक हेल्दी बच्चा, एक हेल्दी माँ, अचानक से मिसकैरेज, वो भी 31 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद। ये बहुत बड़ा धक्का था। विराज ने सबसे पहले पूछा, हुआ क्या, कैसे? डॉक्टर्स के पास शायद कोई जवाब नहीं था इसका। उन्होंने बस इतना बोला कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब हमें माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाना था और बाय लॉ हम माँ को ही बचा सकते थे। ये सुनकर विराज जैसे फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने पूछा, शैलजा ठीक है? क्या उसको पता है? डॉक्टर्स ने बोला कि अभी तो नहीं, बहुत हेवीली सिडेटेड है, सो रही है, लेकिन जब वो उठेगी तो उसको सबसे पहले अपने हस्बैंड और पूरी फैमिली की जरूरत पड़ेगी। जब शैलजा को होश आया और उसको पता लगा कि उसके साथ क्या हुआ है, उसके दर्द की, उसकी पेन की कोई सीमा नहीं थी। और शायद उस वक्त उसके अंदर कोई एक चीज बुरी तरह से शैटर हो गई थी। वो रोई नहीं, बिल्कुल चुप हो गई, बिल्कुल नम हो गई। विराज उसको
उकसा रहा था कि वो रो पड़े, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। डॉक्टर दोबारा विराज से मिले कुछ चीजें समझाने के लिए। शैलजा की केयर कैसे करनी है, शैलजा को संभालना कैसे है, ये सब जो डॉक्टर्स का काम होता है। डॉक्टर्स ने सबसे पहले विराज से बोला कि इस वक्त शैलजा पोस्टमार्टम डिप्रेशन में भी जा सकती है, तो उसको बहुत प्यार, बहुत केयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो उसको सबसे पहले हस्बैंड से मिलना चाहिए, तो ख्याल रखिएगा। उसके बाद डॉक्टर ने कुछ ऐसा सवाल करा जो विराज समझ नहीं पाया। डॉक्टर ने पूछा कि शैलजा की गर्दन पर 3 स्क्रैच के निशान थे, क्या आपको पता है कैसे लगे थे? विराज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने अपने इन-लॉज की तरफ देखा जो वहीं रूम के बाहर ही खड़े थे और ये सब सुन रहे थे, लेकिन रमेश भाई और मंजुला बहन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। स्क्रैचेस? किस तरीके के स्क्रैचेस? डॉक्टर ने फिर पूछा कि क्या आपके यहां कोई पेट है? तो उन्होंने बोला नहीं। तो फिर ये स्क्रैचेस? खैर, ये वुंड पे हमने पट्टी कर दी है, क्लीन कर दिया है, इसका भी ख्याल रखिएगा कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। ये सवाल उस वक्त तो इग्नोर हो गया, लेकिन विराज को मंजुला बहन को और रमेश भाई को ये नहीं पता था कि शायद यही सब चीजों की शुरुआत थी। अब कुछ दिन गुजर चुके थे। शैलजा को वो लोग घर वापस ले आए थे उसकी माँ के, लेकिन शैलजा के अंदर जैसे कुछ खत्म सा हो गया था। उसने किसी से भी बात करना बंद कर दिया था। विराज भी अगर उससे बात करने की कोशिश करता था तो बस वो उसकी तरफ एक एम्प्टीनेस से देखती थी, जैसे उसकी आंखों में कोई फीलिंग्स ही नहीं है, उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं। ना उसको ढंग से खाना था, ना कुछ पीना था, बस अपने कमरे में बंद रहती थी। लेकिन इससे ज्यादा विराज को एक चीज से फिक्र भी हो गई थी और थोड़ा डर भी लग गया था। बीच बीच में अजीब सी हरकतें करती थी शैलजा। जैसे एक दिन जब विराज ने वापस अहमदाबाद चलने की बात करी, तो जैसे उसने कुछ ज्यादा बोला नहीं, बस नॉड कर दिया, लेकिन जब विराज वहां से जाने लगा तो उसको रोक के बोली, सुनो, हमें ना अपने अहमदाबाद वाले घर पे बेबी प्रूफिंग भी करनी है। अभी हुई नहीं ना पूरी, जब बेबी आएगा तो उसको जरूरत पड़ेगी ना। विराज एकदम से ठनक सा गया। शैलजा, बेबी प्रूफिंग? हाँ विराज, हमारा बेबी बॉय होने वाला है ना, तो उसके लिए तो जरूरत पड़ेगी ना। मुझे पता है, देखना बेबी बॉय ही होगा। विराज समझ नहीं पाया ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन की वजह से है या कोई और बात है। और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी वो और भी अजीब हरकतें करती थी। जैसे अपने कमरे से उठी और एकदम से दूसरे कमरे में गई जहां पर गोद भरे के सारे गिफ्ट्स, सारे प्रेजेंट्स रखे होते थे। वहां गई, सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट्स खोलने लगी एक एक करके, जिसमें ज्यादातर टॉयज थे, कुछ बच्चे के कपड़े थे, कुछ इस तरह की इस्तेमाल की चीजें थी, और वो सारी की सारी अपने कमरे में लाने लगी और एक तरह से सजाने लगी, जैसे बच्चे का इंतजार कर रही है, जैसे उसको यकीन है कि बच्चा मरा नहीं है, बच्चा अभी आएगा। यही नहीं, वो बेबी कॉट जो उसकी माँ ने उसके कमरे से निकलवा के स्टोर रूम में रखवा दिया था, वो बार बार उसको घसीट के अपने कमरे में ले आती थी। एक दिन उसके सर्वेंट्स ने स्टोर रूम से हटा के कहीं और रख दिया, उसको मिला नहीं। वो सारे घर में, पूरे घर में, हर कमरे में उस बेबी कॉट को ढूंढने लगी, जो कि एक बहुत बड़ा घर था, बहुत आलीशान घर था। हर कमरे में जाकर वो उसको ढूंढने लगी। जब उसको नहीं मिला तो वो पहले चिल्लाने लगी, हॉल में खड़े होकर बहुत जोर से चिल्लाई, कितने के सब इकट्ठे हो गए। और फिर वो भाग के किचन में गई, एक नाइफ उठा के अपने हाथ पे रखा और बोला कि अगर मुझे मेरे बच्चे का सामान नहीं मिला तो मैं खुद को मार लूंगी। और ये कहते कहते उसके चेहरे पर एक हैवानियत सी थी, जिसको देखकर सारे नौकर, उसकी मां, सब डर से गए थे। और एक हरकत और करने लगी थी वो उसके नेक पर जो 3 स्क्रैच के निशान थे उसको बार बार खुजाती रहती थी। उसकी माँ उसको क्लीन करके रोज नई पट्टी बांधती थी और वो रोज उस पट्टी को निकाल कर उन स्क्रैचेस को और गहरा करने लगी थी।
वो हील होने के बजाय और गहरे हो गए थे और ज्यादा उसमें से खून निकलने लगा था। न जाने शैलजा को ऐसा क्या हो गया था, ये उसके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा था। और जब ये चीजें इतनी बढ़ गई तो उसके पेरेंट्स ने प्रोफेशनल हेल्प फाइनली लेने का सोचा। शैलजा की मेंटल हेल्थ दिन ब दिन खराब और खराब होती जा रही थी। जब उसको फाइनली साइकियाट्रिस्ट को दिखाया गया तो उसको पोस्टमार्टम साइकोसिस डायग्नोस हुआ। हालांकि डॉक्टर्स का कहना था कि एक बहुत आम बीमारी है, आम बात है प्रेग्नेंट लेडीज में जो मिसकैरेज से गुजरती हैं या बर्थ होने के बाद भी, लेकिन उस हालत का इतनी जल्दी डिटेरियोरेट होना ये बहुत रेयर केसेस में होता है। और शैलजा के केस में तो ये कुछ ज़्यादा ही डिटेरियोरेट हुआ था जल्दी। तो इसलिए डॉक्टर्स भी थोड़े परेशान और हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि उसकी मेडिकेशन शुरू कर दी गई थी पर फर्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा था। उधर विराज को भी वापस अहमदाबाद जाना पड़ा। आखिर काम भी सफ़र कर रहा था। शायद ज़िंदगी इसी का नाम है कि इवेंचुअली आपको अपने काम पर वापस जाना पड़ता है। लाइफ गोज ऑन, जिंदगी चलती रहती है। लेकिन जब विराज गया तो शैलजा के मन में एक और छोटा सा, जैसे कोई एक गड्ढा सा पड़ गया, एक गैप सा आ गया। वो विराज को मिस करती थी। कभी कभी बीच में विराज को फ़ोन करती थी, फ़ोन पर बहुत कुछ बोलना चाहती थी, रोती थी, लेकिन फिर अचानक से चुप हो जाती थी और फ़ोन काट देती थी। दोनों के बीच में एक ऑकवर्डनेस सी आ गई थी। बहुत कुछ दोनों को कहना था। दोनों ने ही एक अनबॉर्न चाइल्ड को खोया था और दोनों ही अपने अपने तरीके से ग्रीफ से गुजर रहे थे। लेकिन विराज शैलजा को टाइम दे रहा था। जितना टाइम वो लेना चाहती है ठीक होने के लिए वो ले रही थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद शैलजा के पेरेंट्स रमेश भाई और मंजुला बहन को यकीन हो गया कि जो शैलजा के साथ हो रहा है वो शायद डॉक्टर्स के बहुत परे है। और अब ये बात उससे आगे बढ़ चुकी है। हुआ ये था कि तकरीबन रात को 11:30-12 बजे के आसपास मंजुला बहन की अचानक आंख खुली। अब उसको आप मदरली इंस्टिंक्ट कहें या इंट्यूशन कहें या कुछ भी कहें, लेकिन अक्सर माँओं को पता लग जाता है जब उनके बच्चे या तो उनके पास नहीं होते या कुछ ऐसा चीज़ करने वाले होते हैं जो गलत है। उन दिनों मंजुला बहन शैलजा के साथ सोया करती थी, उसके बेड पे, उसके कमरे पे। जब उनकी आंख खुली तो शैलजा बेड पर नहीं थी। ये नवंबर का महीना था और ठंड भी थी। जब उन्होंने हाथ से भी टटोला तो बेड के कोने पर भी नजर नहीं आई। और फिर जब उन्होंने आसपास देखा तो शैलजा कमरे में ही नहीं थी। कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। बाहर से रोशनी हल्की सी अंदर आ रही थी। जब उन्होंने शैलजा को आवाज़ दी, शैली बेटा कहाँ है तू? तो कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन एक थब सी आवाज़ आई बिल्कुल कमरे के बाहर से। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि शैलजा सीढ़ियों के कोने पे खड़ी है। इससे पहले कि मैं आपको आगे बताऊं, थोड़ा सा घर के बारे में बता देता हूं। रमेश भाई का घर सूरत में एक बहुत पॉश इलाके में एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसका जब आप मेन गेट, जो मेन एंट्री है, जब वो खोलेंगे तो सामने एक बड़ा सा फ्रंट यार्ड, उसके बगल में एक बड़ा सा आयल जिसमें गाड़ियाँ, 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, और फिर एक बड़ा सा वुडन गेट। जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप घर में घुसते हैं और घर में घुसते एक बड़ी सी लॉबी नज़र आती है। लॉबी के लेफ्ट हैंड साइड से एक स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है और स्टेयरकेस के परे ग्राउंड फ्लोर पे ही ड्राइंग रूम है। ये स्टेयरकेस ऐसा है कि थोड़ा ऊपर ऐसे जाता है स्ट्रेट, फिर एक राइट लेता है और ऊपर जाता है, और जहां पर सारे बेडरूम्स थे। तो इसका मतलब 2 लैंडिंग्स हैं। पहली ये जो सादा सीढ़ियों वाली है, एक लैंडिंग यहाँ, फिर जब ये स्टेयरकेस राइट लेता है तो फर्स्ट फ्लोर पे जाके लैंडिंग होती है। शैलजा उस फर्स्ट फ्लोर की लैंडिंग के एज पर खड़ी थी। जब मंजुला बहन ने उसको वहां देखा तो थोड़ी घबरा गई। इतनी चिली नाइट में वो मंजुला बहन नंगे पैर उसको ढूंढने निकली थी, और जब उन्होंने देखा कमरे के बिल्कुल बाहर वो एज पे खड़ी है और अजीब तरीके से हिल रही है आगे पीछे,
तो उन्होंने उसका नाम पुकारा, शैली, शैली बेटा क्या हुआ, तू यहां क्यों खड़ी है? उस वक्त शैलजा शायद शैलजा नहीं थी, क्योंकि जब शैलजा ने पलटकर अपनी मां की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी ईविल स्माइल थी। वो स्माइल शैलजा की स्माइल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि शैलजा के अंदर कुछ और है जो शैलजा को इस तरीके से हंसने पर मजबूर कर रहा है। और शैलजा ने अपनी माँ की तरफ देखते देखते, उसको अजीब सी स्माइल देते देखते अपने आप को सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। वो नीचे कूद गई, पहली लैंडिंग पर जाकर गिरी। गिरते ही उसको लगी, उसके खून में निकला, लेकिन एकदम से खड़ी हो गई और एक अननेचुरल तरीके से बहुत ही फास्ट दोबारा ऊपर आ गई। दोबारा उस एज पर खड़ी हुई, दोबारा अपनी मां को देखा, दोबारा से एक अजीब सी ईविल स्माइल दी और दोबारा अपने आप को नीचे फेंक दिया। मंजुला बहन इससे पहले कि समझ पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, वो चिल्ला पड़ी। इतनी जोर से चिल्लाई कि सब उठ गए। और फिर वो अपनी बेटी को तीसरी बार नीचे अपने आप को फेंकते हुए देख रही थी। जैसी तीसरी बार उसने अपने आप को फेंका, मंजुला बहन भाग के नीचे गई और उसको अपने गले से लगा लिया। पहले शैलजा थोड़ी छटपटाई, लेकिन मंजुला बहन ने उसको छोड़ा नहीं। एक माँ जैसे अपने बच्चे को क्लोज ग्रिप में प्रोटेक्ट करती है ना, मंजुला बहन ने ऐसे ही उसको जोर से पकड़ रखा था और उसके सर पे हाथ फेर रही थी और बोल रही थी, बेटा बस शैली, बस शांत हो जा। और साथ साथ में हनुमान चालीसा पढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते शैलजा काम डाउन हो गई। उसका छटपटाना बंद हो गया। उसकी आंखें जैसे वापस शैलजा बन गई थी। उसका चेहरा बेहतर हो गया था। वो आधी बेहोशी की हालत में थी और अपनी मां की तरफ देखकर एक सेंटेंस बार बार दोहरा रही थी। हेतल गे छे, मुखिया पीड़ो छे। हेतल गे छे, मुखिया पीड़ो छे। हेतल गे छे, मुखिया पीड़ो छे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वो बार बार ये दोहरा रही थी, हेतल गई अब मैं भी जाऊंगी। हेतल गई अब मैं भी जाऊंगी। हेतल गई अब मैं भी जाऊंगी। बार बार दोहराते वो बेहोश हो गई। उस दिन मंजुला बहन को समझ में आ गया था कि अब ये मामला सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं रहा है। अगले ही दिन रमेश भाई ने आचार्य चंद्रकांत भाई को अपने घर बुलाया। आचार्य चंद्रकांत भाई इस फैमिली से बहुत सालों से जुड़े हुए थे और जब भी रमेश भाई को बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में या कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो आचार्य चंद्रकांत भाई को बुलाया करते थे और कहीं ना कहीं उनको एक बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे उनकी फैमिली ने रखा था। हालांकि चंद्रकांत भाई को पिछले कुछ टाइम से ये पता नहीं लगा था कि उनकी फैमिली किस चीज़ से गुजरी है। तो जब रमेश भाई ने उनको फ़ोन करा और शैलजा के बारे में, उसके मिसकैरेज के बारे में सब कुछ बताया, तो उन्होंने सारा काम छोड़ के रमेश भाई के पास आने का फैसला किया। जब आचार्य चंद्रकांत भाई उनके घर पहुंचे तो वो अकेले नहीं थे। उनके साथ उस दिन पहली बार वो किसी ओझा को लेके आए थे, जो दिखने में एक बहुत ही सिंपल से इंसान लग रहे थे। मतलब वो देखने में कहीं से भी ओझा या सिद्ध ओझा नहीं लग रहे थे। उन्होंने एक सफारी सूट पहन रखा था, चश्मा लगा रखा था, हाथ में कुछ किताबें थी। वो ज्यादा अकाउंटेंट लग रहे थे एज कंपेयर टू ओझा। लेकिन आचार्य चंद्रकांत भाई ने बताया कि ये उनकी नॉलेज में इस चीज के लिए बेस्ट इंसान है, क्योंकि जब उन्होंने रमेश भाई की सारी प्रॉब्लम्स इनको बताई तो ओझा जो है उन्होंने बोला कि ये मामला ब्लैक मैजिक का हो सकता है। ये हो सकता है कि किसी ने इनकी फैमिली पर काला जादू कराया हो। जब वो लोग घर में एंटर हुए और ओझा जी जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर कमरों के आसपास गए और पूरे घर में टहले, तो उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इनकी फैमिली पर कोई छोटा मोटा नहीं
बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू कराया गया है, जो कि किसी खाने के पदार्थ के थ्रू शैलजा ने जो कंज्यूम किया था उसके थ्रू शैलजा तक पहुंचा है। और अगर वो खाने की चीज, खाने का पदार्थ कोई और भी कंज्यूम करता तो उसके ऊपर भी ऐसा ही असर होता। अब जब ओझा जी सारे घर में घूम रहे थे और कहीं ना कहीं आंखें बंद करके चीजें महसूस कर रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि काला जादू किस लेवल का है, अचानक शैलजा अपने कमरे में जो लेटी हुई थी, सो रही थी, अब तक वो जाग गई और वहां से बहुत जोर से हंसने की आवाज आई, बहुत ईविल लाफ की, और बस वही सेंटेंस वो दोबारा दोहराने लगी, हेतल गे छे मुखिया पीड़ो छे, हेतल गे छे मुखिया पीड़ो छे। जब वो बार बार ये सेंटेंस बोलने लगी तो हेतल कौन है, हेतल के नाम को बार बार सुनने के बाद रमेश भाई और उनकी वाइफ के मन में एक याद कहीं ना कहीं दौड़ गई। ये बात थी बहुत साल पुरानी, 80s में, जब रमेश भाई ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, डाई का बिजनेस, और उन्होंने अच्छे से बिजनेस स्टार्ट करने की सोची थी। तब उनको उनके करीबी दोस्त और सेकंड कज़न मुकुंद भाई ने अपना हाथ बढ़ाया था, हाथ मिलाया था उनके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 80s में जब ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, दोनों ने मेहनत करी। 90s में जाकर ये बिजनेस एकदम से बूम हुआ और बहुत वेल्दी हो गई थी दोनों फैमिलीज। क्योंकि गुजरात में अक्सर जो बिजनेस फैमिलीज हैं वो बूटस्ट्रैप करती हैं अपने कंपनी को, अपने बिजनेस को, यानी कि जो इनिशियल फंड होता है कंपनी को चलाने के लिए वो फ्रेंड्स एंड फैमिली से लिया जाता है। तो दोनों दोस्तों ने, जो कि भाई भी थे कहीं ना कहीं, दोनों ने अपने अपने फंड्स लगाए थे। हालांकि रमेश भाई ने क्योंकि ज़्यादा फंड्स लगाए थे तो उनका जो स्टेक था कंपनी में वो ज़्यादा था मुकुंद भाई से, लेकिन दोनों इक्वल ही रह के काम किया करते थे। जब तक 2000 आया, काफ़ी कंफर्टेबल दोनों फैमिलीज हो गई थी, पैसे वाइज, रुतबे वाइज, और रमेश भाई एक बहुत ही एक्यूट बिजनेस एक्यूमन रखा करते थे, यानी कि उनको पता था कि बिजनेस को फ्लरिश कैसे करना है, नेटवर्किंग कैसे बनानी है, गवर्नमेंट टेंडर्स कैसे लेने हैं, प्राइवेट टेंडर्स कैसे लेने हैं, ये सब उनको पता था। मुकुंद भाई ऑपरेशनली बाकी चीज़ें संभाला करते थे कि फैक्ट्री सही चल रही है, लोग सही हैं, वर्कर सही हैं, वगैरह वगैरह। जब बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया तो इधर रमेश भाई तो अपना फाइनेंस, अपनी चीज़ें सही तरह से मैनेज कर रहे थे, लेकिन मुकुंद भाई शायद अपने फाइनेंसेस सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि क्या है ना, पैसा जितना आता है उतने ही ज़्यादा की चाहत होती है, और मुकुंद भाई शायद ये चीज़ भूल गए थे कि एक टाइम पे सब कुछ वापस भी करना होता है। उन्होंने बिजनेस के नाम पर बहुत सारे लोन उठाने शुरू कर दिए थे, छोटे छोटे लोन्स उठाए थे, लेकिन वो छोटा छोटा अमाउंट बढ़ बढ़ के इतना बड़ा हो गया था कि फाइनली उसके बारे में रमेश भाई को भी पता लगा और वो इग्नोर नहीं हो पाया। जब रमेश भाई को ये सब चीज़ें पता लगी और वो अमाउंट इतना बड़ा था कि कंपनी उसको रीपे नहीं कर सकती थी, तब रमेश भाई ने सिर्फ एक ही सोल्यूशन समझा। उन्होंने मुकुंद भाई को सामने बिठाया, उनसे प्यार से, ना चिल्लाए ना कुछ करा, प्यार से बात करी, समझाया और ये साफ बता दिया कि ये अमाउंट कंपनी वापस पे नहीं कर पाएगी और इसको रीपे करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मुकुंद भाई के शेयर्स किसी और इन्वेस्टर को बेचे जाएं और उस पैसे से ये लोन्स, ये अमाउंट चुकाया जाए। मुकुंद भाई के पास ज़्यादा इसके अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि रमेश भाई मेजर स्टेक होल्डर थे, तो उनकी बात लॉ भी उनके साथ था। और मुकुंद भाई ने फाइनली गिव अप करके अपने शेयर किसी इन्वेस्टर को बेचे और अपना कर्जा सारा चुकाया। लेकिन ये सेपरेशन आसान नहीं था। मुकुंद भाई के दिल में एक गहरी चोट लगी थी। मुकुंद भाई के और उनकी वाइफ कृष्णा बेन के अकॉर्डिंग, जिस इंसान को उन्होंने अपनी डाइनिंग टेबल बिठा के अपने घर का खाना खिलाया, जिस इंसान की फैमिली को उन्होंने अपनी फैमिली समझा, उस इंसान ने इनको धोखा दिया था। क्योंकि सिर्फ ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स नहीं थे, इनकी फैमिलीज भी बहुत क्लोज थी। हेतल, उनकी बड़ी बेटी मुकुंद भाई और कृष्णा बहन की, शैलजा के बहुत क्लोज थी, दोनों बहनें थी एक तरह से। हेतल सिर्फ
3-4 महीने बड़ी थी शैलजा से, लेकिन शैलजा उसको अपनी दोस्त, अपनी बहन सब कुछ मानती थी। हालांकि शैलजा की भी अपनी छोटी बहन थी, लेकिन वो हेतल से ज्यादा करीब थी। कृष्णा बहन एक बहुत ही सिंपल हाउसवाइफ थी, लेकिन किसी भी माँ की तरह वो अपनी बेटी का कंपैरिजन हमेशा बेहतर शैलजा से करती थी। शैलजा के मार्क्स बेहतर आ रहे थे तो वो हेतल को डांट लगाती थी। शैलजा अच्छी बच्ची बनती थी, बातें मानती थी, तो वो हेतल को डांट लगाती थी। कहीं ना कहीं दोनों में कंपैरिजन बचपन से था, लेकिन बचपन से कंपैरिजन एक हंसी मजाक में उड़ा दिया गया था। जैसे शायद हम सब के पेरेंट्स बचपन से करते आए हैं कि उसके देखो उसके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, उसको देखो वो स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है, तुम क्या कर रहे हो। उसी तरीके से हेतल और शैलजा का कंपैरिजन कृष्णा बहन बचपन से करती आई थी। शैलजा के मार्क्स अच्छे, हेतल, इस तरह से वो चल रहा था। लेकिन इस सेपरेशन के बाद फैमिलीज में भी दरार आ गई थी। कृष्णा बहन और मुकुंद भाई ने सूरत छोड़कर राजकोट जाने का फैसला किया और वहां एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। वो लोग वहां से शिफ्ट हो गए और दोनों फैमिलीज ने आपस में बिल्कुल बात बंद कर दी। शैलजा और हेतल जो एक दूसरे से रोज मिले बगैर नहीं रह पाती थीं, आज वो दोनों बात भी नहीं कर रही थी एक दूसरे से। और शायद फर्क पड़ना भी बंद हो गया था। वो कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। बचपन की दोस्त शायद ऐसे ही बिछड़ जाते हैं और फिर कभी मिलते नहीं। वही हुआ था हम दोनों के साथ। कई साल बाद ये खबर आई थी उड़ती उड़ती इधर सूरत, रमेश भाई और मंजुला बहन के पास। अक्सर ऐसी बुरी खबरें जो हैं उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं कम्युनिटी से। खबर यह थी कि हेतल किसी के साथ भाग गई है और जिसके साथ भागी है उसके साथ उनकी कम्युनिटी में शादी तो क्या, मिलना भी फॉरबिडन था। वो लड़का किसी और कम्युनिटी से था, किसी और कास्ट से था और उनको, उसके पेरेंट्स को बिल्कुल मंजूर नहीं था। उनकी कम्युनिटी में इट वाज नॉट अलाउड कि वो उस लड़के से मिले भी, और मिलना तो शादी तो वो उसके साथ भाग गई थी। उसके भागने के बाद पूरी कम्युनिटी ने जैसे मुकुंद भाई को और कृष्णा बहन को डिस्कार्ड सा कर दिया था, क्योंकि उनकी बेटी ने इतनी बड़ी हरकत करी थी, कम्युनिटी की नाक कटवाई थी, बेइज्जती करी थी। तो माँ बाप ने भी अपनी बेटी से बात करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, उसको जैसे बेटी मानना ही बंद कर दिया था। जब ये बात शैलजा को और उसके पेरेंट्स को पता लगी तो अफसोस उनको बहुत हुआ था, एक दिल में कसक भी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब इतने बुरे नोट पर एग्जिट हुआ हो, इतने बुरे नोट पर कोई चीज़ ख़त्म हुई हो, तो आप सिर्फ अफसोस करते हो, फ़ोन करके सिंपैथी नहीं देते, उनकी तरफ एम्पैथी नहीं दिखाते। हालांकि शैलजा ने हेतल को काफ़ी टाइम पहले फेसबुक पर मैसेज किया था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुई थी, ना ही मैसेज का कोई रिप्लाई आया था। तो शैलजा ने भी सोचा शायद हेतल बात ही नहीं करना चाहती। अब आज के दिन जब आचार्य चंद्रकांत भाई उनके घर पे हैं, आचार्य चंद्रकांत भाई ने जब बार बार हेतल का नाम सुना, तो क्योंकि वो इस फैमिली को बहुत वक्त से जानते थे, तो उनको मुकुंद भाई और रमेश भाई की सेपरेशन का भी पता था और मुकुंद भाई की फैमिली से भी वो फेमिलियर थे। इसलिए जब उन्होंने नाम सुना तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन रमेश भाई से और मंजुला बहन से यही किया कि क्या हाल फिलहाल में उनकी मुकुंद भाई की फैमिली से कोई टच बेस हुआ है या कोई बात हुई है। रमेश भाई और उनकी वाइफ ने दोनों ने बड़ी हैरानी से चंद्रकांत भाई की तरफ देखा और बोला, नहीं, हाल फिलहाल में तो क्या कई साल हो गए, क्यों? हालांकि उस वक्त चंद्रकांत भाई ने आंसर नहीं किया, क्योंकि शायद उनके पास आंसर था लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। फिर उन्होंने बोला कि मुझे पूरा बताइए कि उसकी गोद भराई के दिन, शैलजा की गोद भराई के दिन क्या क्या हुआ था। तो मंजुला बहन ने उस दिन के सारे इंसिडेंसेस अपने माइंड में दोहराने शुरू किए और बताने शुरू किए, कैसे सारा सेटअप हुआ, कैसे शैलजा को बिठाया गया, कैसे रस्म शुरू हुई, कैसे लोग आए, कैसे कैसे लोग आ रहे थे, क्या क्या गिफ्ट दे रहे थे, किस तरीके से हर कोई जो आके आशीर्वाद दे रहा था, गोद में कुछ डाल रहा था, गिफ्ट दे रहा था और मिठाई खिला रहा था या कुछ और खिला रहा था। सब रिश्तेदार थे कि अचानक उनको याद आया एक औरत आई थी जो फेमिलियर नहीं थी। जब उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि रमेश भाई के पुराने सूरत के सर्कल के बहुत करीब हुआ करती थी वो,
और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी ऑस्पिशियस ओकेशन थी तो किसी को ऐसे मना करना भी अच्छा नहीं लगा। वो आई, एक गिफ्ट लेके आई थी। वो गिफ्ट जो है एक जूट के कपड़े में था और ऊपर से एक लाल रिबन बंधा हुआ था। वो दिया। दोनों हाथों को शैलजा की बेली पर रखकर कुछ आंखें बंद करके पढ़ा, जो कि उस वक्त मंजुला बहन को लगा कि वो एक कोई प्रेयर पढ़ रही है, कुछ एक आशीर्वाद दे रही है। और फिर अपनी ही झोली में से एक लड्डू निकाला और शैलजा को खिला दिया। अब क्योंकि उस वक्त भीड़ बहुत थी, बहुत लोग आए हुए थे, तो शायद ये बात आई गई हो गई, इग्नोर हो गई। जैसे ही ये सुना, ओझा जी ने आंखें खोली जो कुछ पढ़ रहे थे और बोला कि बस वही लड्डू था जिस पर काला जादू करके शैलजा को खिलाया गया है। और जो वो औरत जो भी थी, जब वो अपने हाथ उसकी बेली पर रखकर पढ़ रही थी, वो प्रेयर नहीं थी, वो काला जादू के मंत्र पढ़ रही थी। फिर चंद्रकांत भाई ने मंजुला बहन से बोला कि वो गिफ्ट कहाँ है जो उसको दिया गया था। मंजुला बहन फौरन भागी उस कमरे में जहाँ के वो सारे गिफ्ट्स रखे हुए थे, कुछ खुले हुए कुछ अनखुले, उन बहुत सारा पाइल बना हुआ था, उसमें ढूंढ ढांड के कहीं से वो गिफ्ट निकला। वो निकाल के एकदम से जैसी चंद्रकांत भाई के पास लेके आए, चंद्रकांत भाई ने उसको बहुत देर देखा, ओझा जी ने भी उसको बहुत देर देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा और वो समझ गए कि यही वो चीज है जिसके थ्रू काला जादू इस घर में फैलाया गया है। चंद्रकांत भाई ने बोला कि ये इस घर में नहीं खुलना चाहिए। फिर ओझा जी ने आंखें बंद करी और कुछ पढ़ने लगे, और शायद उन्होंने चंद्रकांत भाई को कुछ इशारा कर दिया था कि चंद्रकांत भाई अपने जेब से गंगा जल की शीशी निकाली और उस गिफ्ट को और गंगा जल की शीशी को लेकर घर के बिल्कुल बाहर चले गए। वो जब घर के बाहर गए, उन्होंने अंदर देखा, ओझा जी अंदर आंखें बंद करके पढ़ रहे हैं। इधर चंद्रकांत भाई ने भी अपनी आंखें बंद कर कुछ पढ़ा। उस गिफ्ट के ऊपर गंगा जल छिड़का और उस गिफ्ट को गंगा जल छिड़कने के बाद जब उसमें से हल्का सा धुआं निकला, गंगा जल छिड़कने के बाद उसमें से धुआं निकला, तो वो समझ गए कि इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने फौरन उसको जमीन पर रखा और जला दिया। इधर वो चीज जली, उधर एकदम से शैलजा जो अपने कमरे में लेटी हुई थी, उसकी माँ उसके बगल में बैठी थी। जब ये सब हो रहा था तो वो वहां चली गई थी। जैसे ही ये जला, वो एकदम से उठ के बैठी और आंखें खोली। उसको ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर से कोई बोझ एकदम से उतर गया हो। इधर ओझा जी जो हैं वो सारे घर में जा जाके आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे, शैलजा की आंखें बदल रही थी। शैलजा का चेहरा बदल रहा था, पहले से बेहतर हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था। उसकी आंखें भी पहले से बेहतर हो रही थी, सही हो रही थी। मंजुला बहन जो उसके बगल में बैठी थी, उसको देखकर एकदम से रो पड़ी। उनको समझ में आ गया था, एक जैसे एक माँ को समझ में आता है कि उनकी बेटी अब उनके पास वापस आ गई है। शायद कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए कहीं चली गई थी। और जैसे जैसे उनकी बेटी उनकी तरफ वापस आ रही थी, उन्होंने उसका सर अपनी गोद में रखा, जो कि खुद भी रोई और उनकी बेटी शैलजा भी रो रही थी और उसके सर पे बस हाथ भेजा रही थी और बोली थी, बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इधर ओझा जी पूरे घर के एक एक कोने में जाके वो चीजें पढ़ रहे थे। इधर चंद्रकांत भाई भी बाहर खड़े होके कुछ आंखें बंद करके पढ़ रहे थे। जब तक वो चीज जलती रही तब तक वो पढ़ते रहे। इधर वो चीज जलनी खत्म हुई। इधर ओझा जी जो अंदर पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोला, अब इस घर की कहीं ना कहीं शुद्धि हो गई है। लेकिन अब वो कुछ मंत्र दे के जग गए। उन्होंने कुछ मंत्र बताए, रमेश भाई को लिख कर दिए और बोला कि हर हफ्ते एक दिन मुकर्रर करके, या तो मंगलवार या शनिवार मुकर्रर करके, उस दिन ये मंत्र पूरे घर में पढ़े जाएंगे और गंगा जल पूरे घर में छिड़का जाएगा। जब तक ये होता रहेगा, वो जो भी ताकत थी, वो जो भी काला जादू था, वो वापस नहीं आएगा। और शैलजा पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। इनफैक्ट शैलजा बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया कि किसने करवाया, क्या करवाया, लेकिन बस इतना बताया कि जिसने भी उस औरत को वहां भेजा था वो काला जादू करने के लिए, वो इतना आपसे जलता था, इतनी ईर्ष्या करता था, इतना ज्यादा आपसे हसद और ईगो रखता था कि उसने आपकी फैमिली को बर्बाद करने का सोच लिया था। और वो क्यों, जब उन्होंने फाइंड आउट करने की कोशिश करी,
तो थोड़ी तफ्तीश कराई तो पता लगा कि हेतल अब नहीं है। हेतल की मौत हो चुकी है और हेतल की मौत चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही हुई है और ठीक शैलजा की गोद भराई से 1 महीने पहले हुई है। जो कृष्णा बहन अपनी बेटी को शैलजा से बचपन में कंपेयर करती थी, वो शायद इस बात से खुश नहीं थी कि इधर उनकी बेटी की डेथ हुई जो भाग चुकी थी, जो प्रेग्नेंट हुई और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसकी मौत हो गई। उधर शैलजा की गोद भराई फिक्स हुई। उधर शैलजा की गोद भराई की रस्म उसके 1 महीने बाद होनी थी। क्या कोई इतना ईगोइस्टिक, क्या कोई इतनी जलन, क्या कोई इतनी ईर्ष्या कर सकता है कि उनकी बेटी की डेथ की वजह वो उस फैमिली को माने? शायद वो ये सोच रही थी कि अगर उनकी फैमिली सूरत से ना जाती तो शायद उनकी बेटी उस लड़के के साथ ना भागती। उनकी बेटी उस लड़के के साथ ना भागती तो उसकी ये हालत नहीं होती। उसकी ये हालत नहीं होती तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती तो वो मरती नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक इंसान की सोच हो सकती है। ईगो हो सकता है जिसमें वो इस तरह की सोच रख सकता है। ईर्ष्या हो सकती है, जलन हो सकती है जिसमें वो इस तरह की सोच रख सकता है। और उस ईर्ष्या, उस ईगो में आके शायद उन्होंने एक ऐसा बड़ा कदम उठा लिया जिससे उनकी और शैलजा की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। शैलजा अब बिल्कुल ठीक है और ये कहानी हमें शैलजा ने ही बताई है। ये थी आज की कहानी। आप सुन रहे थे सिर्फ द डर डायरीज पर, और क्योंकि ये एक सेंसिटिव मैटर था इसलिए हमने नाम चेंज कर इस कहानी को बताया है। हम उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे कि किसी के साथ इंसिडेंट हुआ है और उनकी कहानी उनके मुंह हमने सुनी है तो हम इसको बिल्कुल सच मानते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप थोड़ा सा डरे भी हैं और आपको मज़ा आया सुनकर, तो हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो आप कर ही लें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो मेरी इल्तिजा है कि आप हमारी और कहानियाँ भी सुनें, जो कि हम हर संडे आपके लिए एक नई कहानी लेके आते हैं। हमेशा की तरह इस कहानी की लेखिका थी मिस अनुश्री बासु। जब शैलजा ने हमें कहानी सुनाई तो उसको एक स्टोरी टेलिंग के पर्सपेक्टिव से लिखना भी पड़ता है, जो कि किया मिस अनुश्री बासु ने। अगर आप उनको भी सराहना चाहते हैं तो कमेंट्स में उनका नाम लिखना ना भूलें। टिल देन सुनते रहिए द डर डायरीज, मेरे यानी अहमद फराज के साथ।